मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर तृतीय संभाग हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, उनको उनके पाठ्यक्रम में आए काव्य हेतु, जो उनके चतुर्दश पत्र में भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित है, का अध्ययन अध्यापन करेंगे। काव्य हेतु। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं पर विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया। अब प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतुओं के रूप में स्वीकार किया गया। काव्य हेतुओं का स्वरूप। पहला, प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में सामर्थ्य बनाती है। आचार्य भट्टतीति के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सर्जना में समर्थ होता है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है, इसे शक्ति नाम से अभिहित किया है और काव्य का 20 तत्व स्वीकार करते हैं, जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। दूसरा, वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। तीसरा, प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। चौथा, प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करता है। पांचवा, प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, कारित्री प्रतिभा एवं भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है और भावित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को बराबर महत्व दिया है। दूसरा, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। यह ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। व्युत्पत्ति 2 प्रकार की होती है, पहला शास्त्रीय और दूसरा लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है। प्रथम प्रकार की व्युत्पत्ति से जहाँ काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है, वहीं लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव होती है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक एवं प्रभावकारी
तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र की व्युत्पत्ति से युक्त हो। तीसरा, अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। आचार्य वामन ने लिखा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहीति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। उनका कहना है कि प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति के अभाव में अभ्यास ही प्रमुख साधन माना जाता है। केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। अपने वक्तव्य के महत्व को समर्थित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि करत करत अभ्यास ते जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। ये तो हुई भारतीय काव्य शास्त्रियों का काव्य हेतु के संबंध में विवेचन। अब थोड़ा ध्यान हम पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा दी गए विचारों पर भी कर लेते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ने भी अपने ढंग से काव्य हेतुओं पर विचार किया है। कुछ मत इस प्रकार है। पहला, अरस्तु। अरस्तु के अनुसार कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है। कवि को वे ए मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट मानते हैं। दूसरा, क्रोचे। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान, इंट्यूशन और बाह्याभिव्यंजना, एक्सप्रेशन की महत्ता स्वीकारते हुए काव्य हेतुओं में वस्तुतः प्रतिभा एवं अभ्यास को ही महत्व दिया है। तीसरा, टी.एस. इलियट। महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े। प्रौढ़ता से उनका तात्पर्य अभ्यास से है। प्रतिभा की महत्ता भी उन्होंने स्वीकार की। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु है, किंतु प्रतिभा सर्वप्रमुख है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु हैं, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से साफ हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। धन्यवाद।